हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि पीवाईक्यू किस तरह से एग्जाम में आए हैं ज्योग्राफी। आज हम एनसीईआरटी की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिट सेकंड करने वाले हैं और इसका भी सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू हम देख चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को करते हैं। याद रखना कि इस चैप्टर के बीच में ही हम कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर से जुड़े होने के साथ साथ हमारे इस चैप्टर से भी जुड़े हैं। इसलिए जब आप हमारा कुछ बेसिक कर लेंगे, तो उसके बाद ही वो टॉपिक जब आप करेंगे, तो आपको उस चीज़ समझ में आना स्टार्ट होगी। इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिए क्लास में। आपको यहाँ पर वो सब पॉइंट मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई प्रॉमिस कि क्लास के बाद आपको अपने आप में एक विश्वास होगा कि आपने सही डायरेक्शन में आके, सही जगह पे आके, सही टॉपिक पढ़ा है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यानी कि अर्थ की जो ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ है, उत्पत्ति और उसका विस्तार हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की किताब को देखते हैं, अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी की, तो आप किताब को ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो यूनिट सेकंड है एंड चैप्टर सेकंड है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए, जैसे कांट का नाम दिया गया है। आपके यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलास का नाम दिया गया है। ठीक है? मैं नाम छोड़ के लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। जीन्स एंड जेफरे का नाम दिया गया है। आपके यहाँ पे नाम दिया गया है चैम्बरलिन एंड मोल्टन का नाम दिया गया है। ऑटो स्मिथ, ये सब नाम दिए गए हैं। और आपको बाद में बताया गया है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम इन सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे। किताब में आपको सिर्फ एक नाम दिया गया है और थोड़ा सा वैसे बता दिया गया है कि ये क्या होते हैं। बट अगर आपको समझ ही नहीं है, जैसे इसने बोला इमैनुअल कांट ने एक थीसिस दी है जिसका लैपलास ने क्या किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट करके नेबुलर हाइपोथेसिस दी है। अब आप समझ नहीं पाए कांट ने क्या हाइपोथेसिस दी है, उसने कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, राइट? और इसीलिए इस चैप्टर में हम जब हम ज्योग्राफी को करेंगे, तो जो लाइन के बीच जो गैप होगा ना, उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। और वो फिल करेंगे हम, जो कि विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, टी आर खुल्लर सर की, उनकी किताब से उस गैप को भरेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ठीक है? इसमें क्या होता है, कांट ने क्या बोला कि मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो कांट ने बोला कि हमारे पास स्टार्टिंग में पार्टिकल थे। क्या थे? पार्टिकल थे। इन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अगर मैं बता दूं, ये थे कोल्ड। क्या थे? कोल्ड। और ये साथ ही साथ बहुत स्मॉल थे। एक टाइम पे क्या हुआ, इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। इसकी वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रीमोर्डियल मैटर, ये आपस में टकराए। और टकराने के बाद ये थोड़े बड़े और रोटेट करने लगे। टकराए और टकराने के बाद रोटेट करने लगे। जब ये टकराकर बहुत साइज में बहुत बड़े हो गए, क्या हो गए? साइज में बहुत बड़े हो गए। अब इनसे क्या हुआ, यहाँ पर स्पिन होना हुआ, कांटेक्ट होना हुआ, तो इस पिंड से, इस बॉडी से बहुत से मैटर जो इक्वेटर की फॉर्म से, यानी कि जो जैसे कि बॉल अगर घूमती है ना, तो इस साइड फोर्स लगेगा बाहर पे ज़्यादा, तो यहाँ से वो बाहर निकलने स्टार्ट। और जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो कि ये यहाँ से है, इस साइड से निकलना स्टार्ट हुआ और ये सारे के सारे जो प्रीमोर्डियल मैटर था, ये फैलना हुआ स्टार्ट ऐसे। ठीक है? अभी हम एक चीज़ को भूल गए जो बताना था यहाँ पे, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं, ये टकराते हैं और ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनता है। यही नाम दिया गया प्रिमोर्डियल नेबुला।
ठीक है? तो जब ये प्रिमोर्डियल नेबुला बना हमारे पास, ये पार्टिकल घूमने लगे, स्पिन होने लगे, तो एक डिस्क जैसी मतलब एक बॉडी बनी और उससे जो इक्वेटर टाइप में हमारे पास कुछ रिंग जैसे बाहर आने लगा, रिंग जैसा बाहर आने लगा। इन्हीं रिंग जैसे जो बाहर बॉडीज़ आई है, इन्हीं से हमारे जो हमारे प्लैनेट का फ़ॉर्मेशन हुआ। ये कुछ इस तरह की हाइपोथेसिस थी। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, इन्होंने यूज़ किया है गति के नियम का और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के, यानी कि जो हमारे पास काइनेटिक के जो रूल थे और साथ ही से ग्रेविटेशन के, यानी कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है किनका? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का बेसिकली यूज़ किया है। क्योंकि जब 2 हमारे पास बॉडी होती है, बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी, तो जो ये आपस में फ़ोर्स लगाती हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की बात हुई ना, अब ये हुआ हमारा गैसियस हाइपोथेसिस, यहाँ पे हो गया। यहाँ पर हम एक टर्म आई है नेबुला नाम से। हम इस नेबुला को समझ लेते हैं क्या होता है? नेबुला। नेबुला को अगर समझना हो तो इंटरस्टेलर स्पेस जो होता है, यानी कि अंतरतारकीय इस अंतरिक्ष, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जगह को नेबुला कह देते हैं। बेसिकली ये एक तरह का क्लाउड फॉर्मेशन टाइप होता है। पार्टिकल्स का हो सकता है, डस्ट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। क्योंकि यहाँ पे प्रिमोर्डियल नेबुला लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि डस्ट और ये यहाँ पर पार्टिकल्स का एक नेबुला क्रिएट हो रखा था इंटरस्टेलर स्पेस में। वहीं अगर हम बात करते हैं लैपलास की, लैपलास ने भी सेम चीज़ कही कि हमारे पास नेबुला था। लेकिन ये नेबुला जो हम बात करें कि जो हमारे पास लैपलास का जो नेबुला था, वो पूरी तरह से अलग था कांट के प्रिमोर्डियल नेबुला से, प्रिमोर्डियल नेबुला से। कैसे? यहाँ पे ये कहता था कांट कि हमारे पास जो नेबुला है, वो एक कोल्ड पार्टिकल से बना है। बट लैपलास कहता है कि जो हमारे पास ये पार्टिकल बना है, ये जो हमारे पास बना है, ये हमारे पास गैस एंड डस्ट पार्टिकल से बना है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, जब डस्ट पार्टिकल हैं आपस में कोलाइड करेंगे, क्योंकि उन पे ग्रेविटेशन तो लगेगा ही, फिर वो रोटेट होंगे, कॉन्टैक्ट होगा, डिस्क बनेंगे और उसके बाद सेपरेशन होगा। ये यहाँ तक सेम चीज़ गया और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हुआ। बट डिफरेंस कहाँ पे रहा इस चीज़ का कि यहाँ के जो प्राइमरी स्टेज थी, इसने यहीं पे बोल दिया कि गैस स्टेट में थे। अब यहीं पे एक लाइन दी गई थी मतलब एनसीईआरटी में कि इसने लैपलास ने थोड़ा-सा उसमें इम्प्रूवमेंट किया था, संशोधन किया था। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अ, अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ूँ, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था संबंधित। यानी कि वो कह रहे सूर्य की जो इनिशियल स्टेट थी ना, ये उससे हुआ है, तो ये आ गया। यहाँ तक हमने सिर्फ इतना डिफरेंस किया कि वहाँ पे मतलब इस कांट की वहाँ पे गैसियस नहीं था, वहाँ पे क्या था? उसमें पार्टिकल्स थे, कोल्ड। यहाँ पे गैस और डस्ट। यहाँ तक तीनों चीज़ में यही चीज़ थी। हमने अब हम कांट से लैपलास पे क्यों आए? कांट की हाइपोथेसिस में कुछ कमियाँ तो होगी ना? कांट की अगर हाइपोथेसिस की बात करें हम, तो जैसे कि हमें पता है कि जब 2 पार्टिकल आपस में टकराते हैं, तो उनके मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का क्या कन्वर्जेशन होता है, कंज़र्वेशन होता है, यानी कि वो संरक्षित रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दिया। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें लैपलास, तो लैपलास के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हुई ये बताओ? यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जब हमारे डिस्क का संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उससे जो इक्वेटोरियल फॉर्म में एक डिस्क बनी थी, जिससे हमारे जिस बेल्ट में हमारे सारे 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 के सारे प्लैनेट हैं। तो जब हम किसी चीज़ से निकलते हैं, तो एक ऐसे शेप होना चाहिए था निकलते टाइम पे ना, यहाँ छोटा ग्रह है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है। बट क्या ऐसा है? हमारे पास ऐसे जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, यानी कि ग्रहों के साइज़ से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऊपर से जब ये ग्रह हैं, तो भाई अर्थ अंदर से गर्म है, बाहर से ठंडी है। इस चीज़ को भी ये सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास चैम्बरन मोल्टन के बारे में बात करेंगे, ठीक?
ये भी काफ़ी सही था, चैम्बरिन और मोल्टन के बारे में बात की जाए तो। हुँ। ये प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, बट बाकी कॉन्सेप्ट सही रहेंगे, ठीक है? तो ये जब हमारा यंग सन था ना, तो ये कहता है, चैम्बरलेन मोल्टन कहते हैं कि इसके पास से एक पासिंग स्टार गुजरा, जिसकी वजह से क्या हुआ, सन से कुछ फ्लेयर्स निकली, सोलर फ्लेयर निकली, और ये फ्लेयर इतनी थी कि इनसे ही एक डिस्क जैसा कुछ, जो टाइडल इफेक्ट की वजह से एक पार्टिकल क्रिएट हो गई। इससे इसको समझाना हो तो मैं समझा सकता हूँ इसको, जैसे कि यहाँ पे सन है, इसको छोटा कर लेते हैं, समझाने की थोड़ा सन है। सपोज मेरे पास ये सन है, इसके पास से आके ये पासिंग स्टार गुजरा, पासिंग स्टार यहाँ था, यहाँ पे सन है हमारा। अब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में जब ये इसके पास से गुजरा, इसकी पासिंग स्टार की ग्रेविटी की वजह से सन के अंदर से ही सोलर फ्लेयर्स निकलने लगे, ऐसे। और इस टाइडल इफेक्ट जो पड़ा था इस पासिंग स्टार का इस पे, इसी से ही हमारे पास एक ऐसा सिस्टम फॉर्म हुआ, ये वाला, और ये हमारा पासिंग स्टार। तो ये जो हमारे पास सिस्टम आया था, इसी से आज के जितने हमारे प्लेनेट के फॉर्मेशन हुए। चलो इस चीज़ को हम दोबारा देखते हैं। देखते हैं, इसको ज़ूम कर देते हैं थोड़ा-सा, समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ देखें इस चीज़ को, ठीक है? तो पासिंग स्टार यंग सन के पास आया, इससे कुछ पदार्थ बाहर निकला, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से यहीं से फॉर्मेशन हुआ, और ये प्रोटोटाइप प्लैनेट बने, और इन्हीं से आज के हमारे जो भी प्लैनेट सिस्टम है, फॉर्मेशन हुआ है। इनका ये था, यहाँ पे पासिंग स्टार कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्या दिक्कत है हम बताते हैं। जब ये बाहर निकला, ठंडा हुआ, ग्रह बन गए। तो ये भी कुछ चीज़ों को हमारे सही से नहीं बता सकते। जैसे कि सोलर फ्लेयर्स जो सन से बाहर निकला मटेरियल, क्या वो इतना था कि इतने बड़े-बड़े ग्रह उससे बन गए? यहीं पे इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये हमारे सिस्टम के जो ग्रहों का जो साइज़ है, उसके बारे में सही से नहीं बता पा रहे। जो हमारे पास जब जो टक्कर होती है ना, जब 2 प्लैनेट आपस में टकराएँगे तो उनसे हीट क्रिएट हो एनर्जी क्रिएट होगा, यानी कि मास और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टक्कर बहुत तेज़ होगी। बट यहाँ से ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे उल्टा मास क्रिएट होके वो इकट्ठा कोलाइड हो जा रहे हैं, मतलब इकट्ठे एक बॉडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी इस हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम थी। अब हम बात करते हैं अगली हाइपोथेसिस, जिनसन जेफरी। बेसिकली ये भी सेम ही है, बट उसको थोड़ा-सा टाइडल इफेक्ट के बारे में नाम दे दिया कि 2 बॉडी थी यहाँ पर, आपस में आए, इस तरह की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, और फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास ये सिस्टम बन गया, फिलामेंट्स, फ्रैगमेंट्स जो भी हुआ। तो ये नॉर्मल ही है। अब हम देखते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। इस चीज़ को हम ऐसे नहीं समझेंगे, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, उसको अलग समझते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो जो हमारी ये क्या है, बाइनरी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, रसेल की, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सन था हमारे पास, इसके पास एक साथी तारा, ठीक है, था। यानी कि इसके पास इसका जो पड़ोसी तारा था, नाइबर स्टार जो था, यहाँ पे था। पड़ोसी तारा नाइबर स्टार बोल देते हैं इसको, ठीक है? ये साथ में था। अब क्या हुआ, एक ये दोनों थे, बट एक स्टार इसके आस-पास से गुजरा। तो इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से इसमें क्या टाइडल इफेक्ट आया, और ये क्या हुआ, ये डिस्टॉर्ट हो गया शेप में ऐसे करके, और कुछ टाइम के बाद ये जो स्टार था यहाँ से चला गया। अब सन हमारे पास कैसे बचा? अब हमारे पास ये चीज़ ऐसे बची। अब ये जो तारा आपस में तो ये साथ में घूम रहे थे ना, ये ऐसे करके, मतलब एक ही ऐसे करके, ये घूम रहे थे ऐसे करके, तो ये अब मैटर था ऐसे घूमने का, और यही जो मैटर था बाद में हमारे
प्लैनेट का फ़ॉर्मेशन इसी की वजह से हुआ है। अब ये और पिछली में थ्योरी थी उसमें वहाँ पे क्या नेबुला टाइप के बारे में बात की गई थी। यहाँ और लास्ट में सन के अंदर से ही सोलर फ्लेयर्स के रूप में वो जो मैटर था निकला था। बट यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास एक स्टार था बीच में जिससे हमारा ये हुआ एंड ये एक हुआ, ठीक है? तो ये ऐसे बना। बट ये भी हमारी थ्योरी रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये तो बता देता है कि ऐसे हुआ बट जब ये स्टार था बहुत बड़ा तो इसका कुछ रेजिडुअल बचा होगा ना बट वो हमें कहीं नहीं मिला। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी ये भी अभी तक वैलिड नहीं रही। अब अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी को, ऑटो स्किमिट के बारे में। ऑटो स्किमिट की भी सेम थ्योरी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे क्या था, जैसे कि जो नेबुला था हमारा इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस क्लाउड जो पे हमने पढ़ा था। ये क्या था जब ये इसके अंदर ग्रेविटी की वजह से ये एक डिस्क फॉर्मेशन, ठीक है? इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो जैसे कि मेरे पास ये नेबुला टाइप स्ट्रक्चर आ गया इंटरस्टेलर, ये जो नाम दिया वो रखते हैं इंटरस्टेलर डस्ट एंड क्लाउड, गैस क्लाउड, ठीक है? ये है था हमारे पास। अब ये क्या था, पूरा का पूरा मैटर ये था। जब ये जो हमारे मिल्की गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये उसके मेन पार्ट के पास से होके गुजरा, सेंटर के पास से गुजरा, तो वो ग्रेविटेशन उसके अंदर इतना हुआ कि ये चीज़ें आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और जो धूल के कण थे, आपस में अट्रैक्ट होने लगे। यानी कि जो हमारे पास गैस और डस्ट पार्टिकल थे, वो आपस में अट्रैक्ट हुए और फिर धीरे-धीरे इनमें टक्कर हुई और स्टार्टिंग में जो इनके जो पाथ थे पार्टिकुलर मैटर का, वो डिफरेंट होने के बाद भी बाद में एक डिस्क टाइप शेप में आ गया, ठीक डिस्क टाइप शेप में आ गया, ठीक है? ये डिस्क टाइप शेप बन गई इसकी, ठीक है? अब क्या हुआ, धीरे-धीरे ये इकट्ठे होने लगे, क्या हुआ? और बड़े होने लगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हुआ कि बीच में हमारे पास सन आ गया और यहाँ पे पार्टिकल ऐसे क्रिएट होने लगे, ऐसे इसके चारों तरफ। और ये क्या हो रहा है कि ये घूम रहे हैं चारों तरफ इसके, इकट्ठे होके। अब टाइम के साथ-साथ क्या होंगे कि ये सारे एक जो एक्सिस में हैं, जो एक पूरे एक सर्कल में हैं, ये इकट्ठे होके बाद में पूरी एक ही बॉडी बन जाएगी। बाद में क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक ही बॉडी बन जाएगी। जैसे ये हमारे पास था, इस कक्षा में ऑर्बिट में एक ही बॉडी बनी, थोड़े-मोटे। ऐसे ही ये जो अंदर का था सर्कल जहाँ पे इकट्ठा हो रखी थी बॉडी डिस्क में, एक यहाँ पे प्लैनेट आ गया। तो ऐसे ही बीच में तो हमारा सन है, ये वाला बीच में तो सन है, बट ऐसे ही प्लैनेट की फॉर्मेशन होने लगी ऑटोस्मिट के बारे में। अब जो उनकी क्या कहते हैं, जब डिस्क में जो उनका पाथ था, उसी पाथ के अकॉर्डिंग हमारे जो फॉर्मेशन था प्लैनेट का वो वैसे होता गया और उनकी मूवमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होने लगी। यहाँ पर क्या हुआ, जो इस क्वेश्चन बना जिसके लिए किया गया कि जो नेबुला था, डस्ट पार्टिकल थे, सन ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया? ये तो पूरा ही करता, उसने ऐसे क्या अट्रैक्ट करते हुए कुछ को यहाँ पे छोड़ दिया, कुछ को यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि एक कंटीन्यूअस पैटर्न नहीं बना। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कैंसल हो गई। अब हमारी बात करते हैं मेन थ्योरी, जो हमारे एग्ज़ाम में आती है, बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले अगर बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करें, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड वो सिंगुलैरिटी फॉर्म में था, यानी एक बहुत छोटे से साइज़ के अंदर जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उस फॉर्मेट में था। तो उसमें सडनली आउटब्रेक हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि थ्रस्ट वो कि विस्फोट हुआ है। नहीं, हम बोलेंगे सडन एक्सपेंशन हुआ है। क्या बोलेंगे? सडन एक्सपेंशन। और ये सडन एक्सपेंशन ही बिग बैंग कहलाता है। अब क्या हुआ जब ये एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का,
तो ये जो पार्टिकल्स थे, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गर्म था, हाई डेंस था, ये फैले और ठंडे हो गए। हमें पता है जब गैस सपोज़ एक एक कमरे में या एक बोतल में गैस है और वो टेम्परेचर हाई ज़्यादा होगा। लेकिन उस बोतल को अगर हम सडनली खोल देंगे और इस बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर पे प्रेशर कम है, तो जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, गैस का जो टेम्परेचर होगा, वो सडनली तेज़ी से गिर जाएगा, राइट? ये हमें पता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब सिंगुलैरिटी के था, उस टाइम सडन एक्सपेंशन हुआ, बिग बैंग हुआ मतलब, तो हमारा यूनिवर्स सडन बनने लगा और फिर ठंडा होने लगा धीरे-धीरे। और जब ये धीरे-धीरे ठंडा हुआ तो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बहुत चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि हमें आज भी पता है, जब चीज़ें सपोज़ हमने किसी एक पार्टिकल को गर्म किया और उसको गर्म कर रहे हैं, किसी ईंट को गर्म कर रहे हैं, गर्म किया, तो उसकी सरफेस तो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा। बट उसके अंदर हीट रहती है, वो धीरे ठंडा होता है। जैसे अर्थ आज भी है, अंदर गर्म है, बाहर ठंडा गर्म होता है। ठीक है? हमें आज भी पता है कि जो यूनिवर्स बना था उस टाइम पे वो दूर जा रहा है क्योंकि रेड शिफ्ट हो रहा है। लाइट का रेड शिफ्ट हमें बता देता है कि ये 2 ग्रह आपस में दूर जा रहे हैं। और जब हमारा यूनिवर्स बना, हमें पता लगा कि भाई ये जो बिग बैंग थ्योरी है, वो हमारे मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर देता है। अभी भी बहुत से डाउट्स ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी ये हमारे बहुत से डाउट्स को क्लियर कर देता है कि जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? और यूनिवर्स कैसे बना और आज हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने थ्योरी पढ़ी, जैसे कांट की पढ़ ली, लैप्लास की हो गई, ठीक है? उसके बाद हमने जेम्स जेम्स एंड जेफरी को देख लिया, ऑटो स्मिथ को देख लिया, मोल्टन को और चैंपलिन को देख लिया। ये हमारी थ्योरी थी। यहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो मेंस में, मैंने जैसे कि आपको बोला था, आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ आएगी वो हम बीच में लेके आएँगे। हमारा बेसिक हो गया, हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है। बिग बैंग थ्योरी के बाद हम वो चीज़ देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बट सबसे पहले एक थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो आज के प्लैनेट सिस्टम है उसके बारे में। ये हमारे लिए थोड़ा काम का हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर हमें कुछ चीज़ जानना चाहिए, तो हम इस बारे में देख लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पास वो पॉइंट आ जाएँगे जो हमें इन थ्योरी के अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें उसे सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए मेंस के अकॉर्डिंग हम जैसे हमने थ्योरी समझी, ऐसे कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है करंट को लेकर, हम उसके बारे में करेंगे। देखो, ये जो है एवरेज डिस्टेंस दे रखी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, इस 1 का मतलब पता है क्या है? कि अर्थ हमारे सन से कितनी दूरी पर है, कि अर्थ जो है सन से कितनी दूरी पर है। वैसे हमने इसको 1 यूनिट मान लिया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहें कि अगर सपोज़ यहाँ पर सन है, जी, सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा मरकरी हो जाएगा, यहाँ पर वीनस और यहाँ पर अर्थ। ये हमारी 1 होगी। इसके बाद मार्स आएगा, ऐसे आते रहेंगे। तो हमें यहाँ से जब हम ये जो डिस्टेंस देखते हैं तो सबसे पहले क्या पता लगता है कि सबसे पास में हमारे पास मरकरी क्या है? हमारे पास सबसे पास में मरकरी और सबसे दूर में हमारा नेपच्यून। प्लूटो को बहुत पहले ही प्लेनेट के क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया था। ठीक है? अब हम देखते हैं जो अर्थ की रेडियस है कितनी है? 6378 किलोमीटर ऑन एवरेज, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि रेडियस के हिसाब से सबसे कम रेडियस किसकी है हमारे यहाँ पर? मरकरी। इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी है हमारे यहाँ पे जुपिटर की 71,492 किलोमीटर। तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया। अब हम देख लेते हैं डेंसिटी को। अर्थ की डेंसिटी अप्रोक्स है 5.5। वहीं अगर बात देखें जो सन के जो पास के ग्रह हैं, इनकी डेंसिटी हाई है एज़ कंपेयर जो दूर के ग्रह हैं, इनकी डेंसिटी कम है।
इससे यहाँ पर आप टर्म पढ़ेंगे जोवियन प्लैनेट। ये आपको देखना है इस टर्म को कि जोवियन प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखें सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सबसे कम यहाँ पे डेंसिटी है सैटर्न की। इसका मतलब अगर सैटर्न में अगर पानी भी है, सपोज़ मान लें, वो सैटर्न की सरफेस पर नहीं होगा, वो उसके अंदर होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी भी अंदर चला जाएगा। हम जानते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ तैरती है, जैसे कि तेल और अगर पानी को लें, तो ऊपर कौन रहेगा? आई थिंक तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। बट अगर किसी चीज़ की डेंसिटी भारी हो जाए, जैसे पारा आ गया, मरकरी, तो ये नीचे बैठ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेंसिटी के से मतलब ये है कि कौन कहाँ पे पानी सरफेस पे हो सकता है, कहाँ पे पानी के नीचे। जैसे कि जो नॉर्मल टेंडेंसी है। अब यहाँ पर मून्स के बारे में बात ये अपडेट होते रहता है। अभी करंट में क्या है, सबसे ज़्यादा जो मून है वो हमारे सैटर्न के हैं, ठीक है? ये आपको लग रहा हो फैक्ट फैक्ट है, बट यहाँ यही चीज़ काम आएगी अब, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है, स्पिन डायरेक्शन कौन-सी होती है? रोटेशन, ऑर्बिट डायरेक्शन। हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक तो रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होती है, रिवॉल्यूशन क्या होती है, इस बात में देखना पड़ेगा। जब आप जैसे कि अगर मेरे पास एक बॉल है, वो अपने ही अराउंड घूमती है। अगर मैं बॉल रखूँ, सपोज़ करो, मैं बनाता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक बॉल है या एक ये बॉल है। जब ये अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ये तो रोटेशन है। बट यही अगर ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ, जानने के लिए सही रहेगा, बाद में ज़ूम करते हैं। ठीक है? जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला, अगर ये अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमे, तो ये रोटेशन है। बट यहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे अर्थ हो गया, यहाँ पे सन हो गया, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो उससे उसकी ऑर्बिटल डायरेक्शन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, राइट? अब इसको हम तो सही से कर लेते हैं थोड़ा-सा ना, ताकि हमें सही समझ में आए। तो हम यहाँ समझ गए कि रोटेशन क्या होते है, रिवॉल्यूशन क्या होती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा आगे देखते हैं। आप यहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान दें। जब हम स्पिन डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सभी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। यहाँ पे एक है यूरेनस, जो कि रेट्रोग्रेड रोलिंग कर रहा है, यानी कि और एक हो गया यहाँ पे रेट्रोग्रेड। यानी कि अगर हम देखा जाए वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों पे जब सन मॉर्निंग राइज़ होगा ना सन, तो इनको वेस्ट की साइड से सनराइज़ होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं ऑर्बिट डायरेक्शन रिवॉल्यूशन की। सब काउंटर क्लॉकवाइज़ है, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़। यानी कि जैसे घड़ी की जो दिशा होती है ना, ऐसे घूमता है। ये सारे ग्रह घड़ी की दिशा से अपवर्ड डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। यानी कि कैसे घड़ी की कैसे हो जाती है घड़ी की दिशा? ऐसे करके, ऐसे घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में। अब ये हमारा एक्सियल टिल्ट है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अर्थ का जो इक्वेटर है ना और जो उसका पोलर 0 उसके बीच में जो एंगल बना, वो ऐसा कुछ है। मतलब अगर स्ट्रेट एक एक्सिस पे पूरे ग्रह को मान लिया, फिर तब हम अर्थ को ले, तो वो जो एक्सियल टिल्ट हो रहा है, जो अर्थ टिल्ट है, ये उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सियल टिल्ट किसका है? वीनस का। और सबसे कम एक्सियल टिल्ट है मरकरी। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो, जब सबसे कम है, यहाँ पे दिन और रात बराबर होंगे और जहाँ पे टिल्ट जितना ज़्यादा होगा, वहाँ दिन और रात की चीज़ों में सभी प्लेस में डिफरेंस आएगा। तो अब ये फैक्ट थे। अब ये हमें कैसे पता लगे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आ जाएगी।
स्टेटमेंट कैसे आ जाएगी कि जो हमारा वीनस है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और जो हमारा यूरेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट करता है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंपैरिजन करेंगे कि दोनों सही है नहीं है। ऐसे आ सकता है। इवन तुम्हारे पास ये आ सकता है डेंसिटी को लेके कि तुम्हें बोल देगा कि जैसे कि मार्स की डेंसिटी 3.93 है या ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो पानी है सरफेस पे होना चाहिए, बट वहाँ पे पानी सरफेस पे नहीं मिल रहा है। ऐसा का रीज़न क्या है? जैसे मैंने बोला डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सैटर्न में पानी नीचे चला गया, बट मार्स में जब हम पानी देखें सरफेस पे नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि वो ज़मीन के अंदर होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा है वाटर से। तो यानी कि यहाँ पानी मिलना चाहिए सरफेस पे। पर ऐसे क्या रीज़न है नहीं मिल रहा है या ज़मीन के अंदर है, वो हमें ढूँढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेंस के हिसाब से आपको फैक्ट याद होने चाहिए। आप यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट अगर आप एग्ज़ाम में देंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा फ्यूचर में कि हाँ, ऐसा कुछ है। अब रही बात कि इतने फैक्ट कौन याद करेगा? ये बात बहुत सही है कि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर फैक्ट को याद करना बहुत भारी पड़ेगा। बट जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरी टेबल नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ़ उन पॉइंट केंद्रित किया, आपका ध्यान लगाया कि जो पीक पे थे। यही तो पॉइंट बताए, पूरी टेबल तो मुझे पढ़नी ही नहीं है। अब आते हैं आगे और ये रहा आपका सरप्राइज़। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूँगा, बट आप सुनिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी अगर हम ध्यान दें 2000 ज़ोनो कहाँ है इसमें? ठीक है, आप ज़ोनो को देखिए। आई थिंक आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट मैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, बट अभी सुनिए। आपको पीडीएफ में सही से मिल जाएगा, अभी बहुत छोटा हो रहा है, हिंदी में भी है। ज़ोनो मिशन गया था 2011 में, ठीक है? एंड ये नासा ने भेजा था और ज़ोनो मिशन का काम था कि ये गया था जुपिटर पे। जू से जुपिटर बन गया, ठीक है? और ये गया था जुपिटर पे। वहाँ पे इसने क्या किया था कि क्योंकि जुपिटर पे गया तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ की स्ट्रक्चर थी, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर थी, उसको ये रीड करा। वहाँ से इसने बोला कि हमारे सौरमंडल का निर्माण, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ? इस बारे में। ये क्वेश्चन जो आया था जूनो वाला, जो आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आया तो आपके पास यहाँ से एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं? पहले मैं एमसीक्यू पे बात कर लेता हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये आ सकता है कि आपको दे देंगे मिशन का नाम, आपको उनकी इम्पोर्टेंस या की पॉइंट्स दे देंगे, आपको मैच मेकिंग करनी होगी। ईयर का नाम आ सकता है, मिशन का नाम आ सकता है, या मिशन का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम या कंट्री का नाम आ सकता है कि जिसने तो यहाँ पर पीवाईक्यू में मैच मेकिंग में 1 या 2 सही, ठीक है? 1 और 2, 3 ऐसे आ सकते हैं। और यहाँ से अगर मेंस के क्वेश्चन बनना हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में अगर एग्ज़ाम में आना होगा, तो हमारे पास एक तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ओरिसिस रीएक्स। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्रह है, जो ये मिशन था नासा का, 2023 में वापस अर्थ पे आ गया, 23 में, 2023 में। तो ये क्या किया, एक जो हमारे पास एस्टेरॉइड था बेनू नाम से, ये उसकी मिट्टी को लेके आया और हमें उसकी मिट्टी में कार्बन और पानी मिला है, ट्रेसेस हुआ है। यानी कि ये कहता है कि अर्थ पर जीवन जो है पानी शुद्ध ग्रहों से आया है। ये सिद्धांत का समर्थन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ का जो पानी है ये अर्थ का नहीं है, बाहर से आया है। समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे 2017 में जूनों पे क्वेश्चन आया, तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि नासा द्वारा जो मिशन ओडिसिस रिएक्स था, वो 2016 में भेजा गया और 2023 में वापस आ गया। तो इस मिशन से हम अपने यूनिवर्स या अर्थ के बारे में जो पानी की उपलब्धता है, पानी की अवेलेबिलिटी है, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे आया? समझ रहे हो ना क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बन सकता है? या हमारा साइकी मिशन 2023 नासा का ही है। ये क्या है? 16 साइकी नामक एक एस्टेरॉइड पे गया
वो जो एस्टेरॉइड था पूरी तरह मेटल से बना और जब ये पूरी तरह मेटल से बना हुआ है तो हमने सुना साइकी जो मिशन है, जो वो एस्टेरॉइड पे गया है, उससे हम अर्थ के कोर के बारे में समझने के लिए हमें हेल्प होगी। तो साइकी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि 2017 में जूनो पर आया जो जूनो मिशन था, उसके क्वेश्चन आया था। अब ल्यूसी 2021 का था, वो भी नासा ने भेजा था। ये भी जो जुपिटर का एक ट्रोजन एस्टेरॉइड था ना, ये उसको स्टडी किया और उसने उसके क्या हुआ, जो सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के जो निर्माण हुआ था, जो फॉसिल माने जाते हैं, वो यहाँ पे पता लगेगा। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास 3 तो नासा के आ गए। अब जापान का भी एक जाक्सा ने भेजा था हायाबुसा 2। क्या भेजा था? हायाबुसा 2। एक ryugu एक एस्टेरॉइड था। ये उसके सैंपल को लेके आया और इसने क्या ऑर्गेनिक मैटर कैसे फैले हैं यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, उसका पता लगाने के लिए काम किया। वहीं बात करें जैसे इंडिया का इसरो का था 2023 में गया था लॉन्च 2000 चंद्रयान 3। इसने क्या किया, सन की जो सरफेस थी साउथ साइड में साउथ पोल साइड में, वहाँ पे प्रज्ञान रोवर से लैंड किया। उसने वहाँ की जो मिनरल्स थे, वहाँ की जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी उसका अध्ययन किया। तो ये भी अर्थ की एक के बारे में बहुत सी चीज़ें बताता है। तो यानी कि एक अल्टेमिस प्रोग्राम था जो 2022 में गया था, अभी भी चल रहा है, उसके बारे में ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी एक मिशन को उसके पूरे मेन्स के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि इन इम्पोर्टेंट की या जो हमारे पास इनके जो ऑब्जेक्ट थे, मिशन के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए अभी तक हमने जो पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में, वो सब बेसिक था कि अगर मेंस में आया तो हो गया। लेकिन अगर इस चैप्टर से पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जैसे उन्होंने करंट से रिलेट कर रखा है, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी स्लाइड से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। यानी कि ये हमारे 2025 को देखते हुए जो उसके पीछे पेपर देखे हैं, उसके हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि 2026 में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी स्लाइड से आएगा। आपके लिए ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप इसको नोट कर लेना। आप नेट से निकाल सकते हैं, जैसे भी करें लेकिन आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी वॉल पे। आप ये मान के चलना कि ये स्लाइड आपके लिए 2 नंबर दे के जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है, जो हमारे साइकी और लूसी मिशन थे ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बारे में बताना है। देखो, हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ पे मूवमेंट करती रहती है। इसकी वजह से हमारे पास जो अर्थ की फॉर्मेशन को समझने के लिए जो डाटा है, जो एविडेंस है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब इतनी इतने नहीं एविडेंस है कि हम समझ सकें कि कैसे कि हमारे अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो साइकी और लूसी मिशन है, क्योंकि एक मिशन तो गया है पूरी तरह, जो कि मेटल से बना हुआ है, एक फॉसिल पे गया। तो यहाँ से हम समझ जाएँगे कि अगर हम इन दोनों मिशन को ध्यान से देखें कि अर्थ के निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट के ना होते हुए की स्टडी ना होते हुए भी हम समझ जाएँगे कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? अच्छा हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे-कैसे बन सकते हैं वो देख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि हमने जो पढ़ा है अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए पढ़ना सही नहीं होगा। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ठीक है? ये क्या कह रहा है? कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? कैसे क्वेश्चन आए होंगे? Distinguish between early theory and modern theories regarding the origin of the earth. How does the Big Bang theory explain the expansion of the universe? अब यहाँ पर तुम्हें बताना है कि बिग बैंग थ्योरी
के बारे में कि वो एक्सपेंशन कैसे कर रही है। अर्ली थ्योरीज़ में आप किसी भी थ्योरीज़ को जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस को ले सकते हो या फिर कांट की हाइपोथेसिस को ले सकते हो। तो इन थ्योरीज़ को जब आप पता होगा तभी आप इस मेंस के आंसर को दे पाओगे, राइट? अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये थोड़ा इंग्लिश में है बट मैं बताता हूँ। ये कह रहा है जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी ना, उसमें कुछ कमियाँ थी। उसके बाद भी ये हमें एक बेस प्रोवाइड करती है कि कैसे हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हुआ है, जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? ये हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी, रिलेवेंस कुछ थ्योरी दी थी, उससे पहले वाली उसके बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जब एक मैं पॉइंट भूल गया, ये थ्योरीज़ एंड ओरिजिन को लेके थी, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं ना इसको। हुँ, ठीक है, कंट्रोल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये बने हैं हमारे पास जियोलॉजिकल इवोल्यूशन को लेके क्वेश्चन, यानी कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक विकास कैसे? हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। Explain the role of the process of differentiation in the evolution of the Earth's lithosphere. How is this process responsible for the formation of the Earth's internal structure? सेकंड है पृथ्वी के वायुमंडल जलमंडल के विकास में प्रमुख चरणों को- जो अर्थ की इवोल्यूशन हुआ है एटमॉस्फेयर की बात करें या हाइड्रोस्फेयर की बात करें वो कैसे हुआ है और डिगैसिंग क्या है ये हमारे एनसीईआरटी में आगे आएगा। यानी कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और पढ़ते हैं, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, इन द लाइट ऑफ रिसेंट स्पेस मिशन लाइक नासाज़ साइकिन एंड लूसी, डिस्कस हाउ द स्टडी ऑफ एस्टेरॉयड कैन हेल्प इन अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थ में गोल्डीलॉक ज़ोन में होने अर्थ क्या है? एक गोल्डीलॉक ज़ोन में है। तो उसमें होने पे अर्थ को अन्य ग्रहों की तुलना में रिस्पेक्ट में क्या-क्या बेनिफिट हैं, ठीक है? और ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जिससे अर्थ पर हमारे जीवन बन पाया है, ठीक है? अभी हमने ये किया है, बेसिक हमने थ्योरीज़ पढ़ी है। हमने यहाँ पर एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन को देखा है, जैसे मेंस में आने वाले को देखा है। उसके बाद हमने पीवाईक्यू के हिसाब से जो हमारा एनालाइज़ कहता है कि यहाँ से आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपको क्लास करने की इम्पोर्टेंस भी पता लगी। हाँ, शुरुआत में आपको लग सकता है कि शुरुआत की जो कुछ स्लाइड्स थी या 5-10 मिनट था वो आपको सही नहीं लगेगा क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड था। बट जैसे ही आप पीवाईक्यू को देखेंगे या फिर आप जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से, जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन 5-7 मिनट की क्या अहमियत थी। बीच में हमने ये भी देख लिया कि हमारे लिए पीवाईक्यू के हिसाब से जो हमने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से आने वाले ईयर में या इस जो एग्ज़ाम आ रहा है कि हमारे लिए कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। तो यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और अगर आपको ये क्लास समझ में आई, आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिट है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट वीडियो क्लास जब होगी, उसमें अगर आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। एंड लास्टली वीडियोज़ को बनाने में रिसोर्सेज़ लगते हैं। आई नीड योर सपोर्ट टू रन माय चैनल। सो आपके पास एक मतलब जो डिस्क्रिप्शन में एक यूपीआई आईडी होगी और मैं यहाँ पे भी लगा दूँगा, तो उसके थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में और हम इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे और वो भी हमारे मेंस के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन होगा। पीवाईक्यू के हिसाब से जो था वो हो गया। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमारे आने वाले एग्ज़ाम में है, वो हमने कर दिया।
अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो बेसिकली आपके मेंस के लिए ज़्यादा अहमियत रखेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए जो था इस क्लास में है, वो एक स्लाइड स्पेशली जो आपके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।